हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च 21 को जो लेटेस्ट अपडेट आई है रिगार्डिंग टू द रिडक्शन इन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स। देयर इज अ रिडक्शन द कैनेडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स और ये बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इम्पैक्ट करेगा और क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं कि कनाडा में ऐसा क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट को टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। तो देखिए गाइस, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हमारा इलेक्शन प्रेशर, बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इमिग्रेशन के फेवर में करके दिखाना है और आप अभी सुन ही रहे हैं कि कितने सारे हाउसेस क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी पीआर नहीं हो रही है एंड देयर आर लिमिटेड प्रोग्राम्स जो हमारी जो इनसाइड कनाडा स्टूडेंट्स हैं या फिर इनसाइड कनाडा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द पीआर प्रोग्राम्स। एंड अगेन द एम्प्लॉयमेंट इज अ बिगेस्ट इशू एवर। तो लास्ट के ईयर के अंदर जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सभी को ध्यान रखते हुए अभी जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हमारा जो फोकस है वो रिडक्शन पे रहेगा फॉर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स फॉर अ टाइम बीइंग। बिकॉज ऐसा एनालाइज किया गया है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 2.5 मिलियंस, उसके अंदर 6.2% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब फिगर है और इसी अमाउंट को वो रिड्यूस करना चाहते हैं अप टू 5% इन दी अपकमिंग 2 और 3 ईयर्स। तो ऐसा एक टारगेट रखा जा रहा है। तो अब ऑफ कोर्स अगर कोई टारगेट है तो उसको अचीव करने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ रूल्स तो हम लोगों को बनाने ही पड़ेंगे। तो जो सबसे मेजर अपडेट हमें देखने को मिला है इसके अंदर, दैट इज दी LMIA। LMIA आप सबको पता है कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, बट इसके अंदर क्या चेंज किया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, जो ऑलरेडी कनाडा में है और या फिर जो बाहर है कनाडा के और वो लोग LMIA पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अब जो लो वेज कैटेगरी के अंदर LMIA अप्रूव होती थी 30% फॉर द एम्प्लॉयर्स, अब वो सिर्फ 20% ही अप्रूव होंगी। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपनी LMIA अप्रूव कराता है IRCC से तो उसको वेज अकॉर्डिंगली LMIA अप्रूव करानी पड़ती है ESTC गवर्नमेंट के अंडर। सो उसके अंदर जो लो वेज कैटेगरी की LMIA अप्रूव होती थी, जैसे कि आपकी कुक आ गए, हाउस कीपर्स आ गए और किचन हेल्पर्स आ गए, जो ग्रुप C एंड D के अंदर आते हैं मेजरली, तो वो अब सिर्फ 20% ही अप्रूव होंगे। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी हम इस वीडियो के अंदर लास्ट में समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये इम्पैक्ट होने वाला है। सो इसके अंदर देखो, आपके जो अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर्स हैं, आपकी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, देन आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इन पर इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज है ये अभी भी हाई इन डिमांड है। स्पेशली इन अल्बर्टा की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इन इंडस्ट्रीज को तो अभी टच नहीं किया जा रहा है। तो इनके जो LMIAs हैं, अप्रूवल्स हैं, वो 30% की 30% ही रहेंगे। बट जो अदर एम्प्लॉयर्स हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनके लिए ये जो रिडक्शन है वो देखा जाएगा। तो 20% का ही लो वेज आपका अप्रूवल रेट होगा। तो अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बहुत ही सोच समझ कर LMIAs अप्रूव करानी पड़ेगी बिकॉज सबकी LMIAs जो है वो अप्रूव नहीं होंगी। नाउ अब बात करते हैं हम लोगों के सेकंड मेजर चेंज की, जो आया है आपका फिर से LMIA से ही रिलेटेड है। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्हें नहीं पता है कि जो ये LMIA डॉक्यूमेंट है इसके अंडर में सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट का अप्रूवल नहीं होता है IRCC से, एम्प्लॉयर को भी अपना अप्रूवल कराना पड़ता है। तो ये वही प्रोसेस की बात हो रही है कि जब एम्प्लॉयर अपना LMIA अप्रूव कराता है IRCC से, तो पहले उसका जो ड्यूरेशन था वो 12 मंथ का था। 12 मंथ तक जो आपकी LMIA है वो अप्रूव्ड होती थी और उसी ड्यूरेशन के अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो किसी भी कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हायर कर सकता था। बट अभी क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वेट करते रहते हैं सो एंड सो रीजंस की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि जो LMIA है उसके मिसयूज होने के चांसेस होते हैं। तो उस मिसयूज को बचाने के लिए, उस प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए अब IRCC ने क्या किया है कि अगर आपको LMIA अप्रूव करानी है आप कराइए, अगर आपको एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं आप ढूंढिए, बट अब आपको विदिन 6 मंथ उनको हायर करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो फाइल है वो विदिन 6 मंथ लग जानी चाहिए अंडर डेट LMIA अप्रूवल। एक IRCC का प्रोसेस है, बैकलॉग्स है, वो एक डिफरेंट केस है। बट उस स्टोरी को अगर हम ना ध्यान दें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो आप
आपके 6 मंथ के अंदर उस LMIA के अंडर आ जाने चाहिए। इस क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो है अपनी LMIA से प्रूव करा के रख लेते हैं, बट एट सर्टेन पॉइंट उनका किसी न किसी की वजह से वो पोजीशन जो है वो फिल हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा के अंदर इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है और वो कोई भी तरीके की जॉब करने को रेडी है। तो अगर कोई पर्सन आपको मिल जाता है जो एलिजिबल है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो आप उसको हायर कर लेते हो अपने काम के लिए। तो फिर आपकी वो जो LMIA अप्रूव हुई थी वो किसी काम की नहीं है। बट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, सर्टेन एम्प्लॉयर्स ओनली, दे मिसयूज दिस LMIA टू हायर पीपल एंड आस्क देम टू पे फॉर दैट अमाउंट। सो ये जो पॉसिबिलिटीज थी अब ये कम हो जाएंगी और इस वजह से क्या होगा कि जो इनसाइड कनाडा है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयर्स को उन्हें हायर करना पड़ेगा। दे कैन नॉट वेट एंड सिट आइडल कि हमारे पास 1 साल का टाइम है और हम किसी न किसी को तो हायर कर लेंगे। नहीं, अब आपको अगर जरूरत है तो आपको विदिन 6 मंथ हायर करना कंपल्सरी हो जाएगा। नाउ बात करते हैं कि इसके अलावा जो हमारा थर्ड बिगेस्ट चेंज हुआ है वो क्या है। जो एम्प्लॉयर्स थे वो सिर्फ वैलिड वर्क स्टेटस को, ओपन वर्क परमिट हो गया, PR हो गया, आपके सिटीजन्स हो गए, इनको ही हायर करते थे। बट अब जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि अगर आपके पास कोई भी असाइलम सीकर आता है तो हम उसको भी वैलिड वर्क स्टेटस देने को रेडी हैं अगर वो आपके काम के लायक है। सो अब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बाउंडेड है, दे हैव टू गिव दिस जस्टिफिकेशन कि उनके पास ना तो कोई असाइलम सीकर है, ना ही उनके पास कोई PR होल्डर है, ना ही सिटीजन्स है, और ऑफ कोर्स कोई ओपन वर्क परमिट और वैलिड स्टेटस जो होते हैं वो नहीं है कि वो अपनी पोजीशंस को फिल कर सके। तो एम्प्लॉयर्स पे काइंड ऑफ प्रेशर आ चुका है। दे आर वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड बाउंडेड टू हायर द कैंडिडेट्स फॉर देयर पर्टिकुलर पोजीशंस। तो अब इससे क्या फायदा होने वाला है वो हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी हमारे कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी ऑलरेडी वैलिड स्टेटस पर कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, ओपन स्पाउसल वर्क परमिट पे आए हुए हैं, तो उनको अब एक चांस मिलेगा दैट दे कैन एक्सप्लोर देयर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। ओवरऑल ये बहुत ही बेनिफिशियल चेंजेस हैं अगर आप इनसाइड कनाडा रह के बात करते हैं। बट अगर मैं आउटसाइड कनाडा की बात करती हूँ तो डेफिनेटली जो कैंडिडेट सोच रहे थे कि हम LMIAs पर यहाँ पर आए या फिर कोई रिलेटिव्स है उनके थ्रू आना चाहते थे, तो उन सब पर अब बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। इसी सारी अपडेट्स के अंदर एक बहुत ही मेजर डिस्कशन भी हुआ है कि अब IRCC का जो फोकस है वो आपके इनसाइड कनाडा यानी कि डोमेस्टिक कैंडिडेट्स के ऊपर है। तो मतलब कि अब जितने भी प्रोग्राम्स आने वाले हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो मिलके काम कर रही है अपनी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वो जितने भी PR प्रोग्राम्स निकालेंगे, जितने भी परमानेंट रेजिडेंट पाथवेज निकालेंगे फॉर द टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स ऑब्वियसली, सो उसके अंदर आपके जो डोमेस्टिक पीपल है उनको प्रेफर किया जाएगा। सो इस डिक्लेरेशन से दो ही पॉसिबिलिटीज जताई जाती है कि या तो CEC क्लास के अब ड्रॉज बहुत ज्यादा निकलेंगे या फिर जो हमारा CRS स्कोर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सो एज अ सजेशन, जिन्होंने अपनी फाइल अभी तक नहीं डाली है, जो कनाडा के अंदर है, किसी भी कैटेगरी में, मतलब फेडरल में फाइल ही नहीं डाली है, तो वो तो प्लीज अपनी फाइल जल्दी से डाल दो। अपने लिए एक प्रोग्राम चूज करो फटाफट से और अपनी फाइल को पूल में डाल के रखो। ये मिस्टेक तो खैर हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप अभी भी पेंडिंग है सो एंड सो रीजन की वजह से, जल्दी से अपनी फाइल डाल लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि स्कोर कम आ जाए या फिर आप किसी क्लास कैटेगरी के अंदर आपकी जो फाइल है वो पूल में सेलेक्ट हो जाए। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु आर इनसाइड कनाडा एंड ऑफ कोर्स जो आउटसाइड कनाडा है। अब आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि अगर आप अपनी फाइल सच में लगाना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स पर प्लीज 3-4 बार काम कीजिए। उनको कहीं से भी ऐसा मौका मत दो कि आपका जो रीजन है वो जस्टिफाई नहीं होता। आपकी जो SOP आप बनाते हो वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग कि अगर आपकी सच में कनाडा में आने की डिजायर है तो अपने जो पाथवे है, जो PR पाथवे है, आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस पर स्ट्रांगली वर्क कीजिए। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं और आप कोई कोर्स लेने वाले हैं तो अपने कोर्स को जो आने वाले ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है उनके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कीजिए और उन्हीं कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए। अदरवाइज आपके लिए जो PR लेना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 साल तक का एक विजन है। तो आई एम श्योर कि 3 साल तक कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्लान है तो अपनी जो वर्क है, अपना जो होमवर्क है वो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आप भी कनाडा आ सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से अपनी फाइल इस टाइम पे डालनी है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी हुई है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स है
उनको अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं वो 1 जैन से हमेशा इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। मतलब ये है कि 1 ईयर के कंप्लीशन के बाद आपको अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस है वो इम्प्रूव करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका क्या रीज़न है? एम्प्लॉयर्स होते हैं अपने जो करंट के अंदर एम्प्लॉयज़ उनकी जो सैलरीज है वो नहीं बढ़ाते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद छोड़ के चले जाते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं कि टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को मिनिमम वेजेस पर हायर कर लेते हैं। तो इससे उनका तो फायदा होता है, बट इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जा रहे हैं वो अब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट हुई है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको अब अपनी 1 ईयर के बाद एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो रिवाइज करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड स्केल, नहीं तो इसकी वजह से आईआरसीसी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एम्प्लॉयर्स अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अगर कोई भी एम्प्लॉय अब जाके किसी एम्प्लॉयर की आईआरसीसी में कंप्लेन कर देता है कि उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेशन हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है रिलेटेड टू दी हायरिंग या फिर रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयमेंट, सो आईआरसीसी उस एम्प्लॉयर का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है फॉर दी 5 ईयर्स। और ये सारी अपडेट जो है वो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आईआरसीसी मोर देन 200 लैंग्वेजेस के अंदर कैंडिडेट्स को पूरा ब्रीफ आउट करती है रिलेटेड टू द वर्किंग एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर्स, देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वाया ईमेल या फिर जब भी आप कनाडा के अंदर एंटर करते हैं आपके पोर्ट ऑफ एंट्री के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो बताई जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड कि अगर आपके लिए गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है तो यू शुड ऑल्सो बी लिटिल बिट अवेयर, ताकि आप इन तरीके के एब्यूजिव एनवायरनमेंट से बच सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट्स रिगार्डिंग द टारगेट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स। तो आई एम श्योर कि आपको सारी अपडेट्स अब समझ में आ गई होंगी क्लियरली। नाउ वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए that I am not the registered RCIC consultant anyhow, not even associated with any of the consulting firm। तो इससे क्लियर होता है कि जो भी मैं आपकी क्वेरीज पर रिवर्ट करती हूँ, जो आप मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आप अपनी क्वेरीज मुझे डालते हैं, वो सारी की सारी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एंड बिकॉज आई एम इनटू रिक्रूटमेंट हेयर और मैंने इमिग्रेशन फर्म्स के साथ भी काम किया हुआ है, तो आई हैव द नॉलेज ऑफ द आइडियाज़ एंड ऑफ कोर्स मैंने अपना इमिग्रेशन खुद हैंडल किया है। मैं स्पाउसल पर आई हूँ, देन उसके बाद मैं ओपन वर्क परमिट पे काम कर रही हूँ, तो आई हैव दोज आइडियाज़। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़, जब भी आपकी कोई क्रिटिकल क्वेरी होती है तो आप किसी ना किसी आरसीआईसी कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कीजिए अपनी क्वेरी को, बिकॉज दे आर द राइट पर्सन हु कैन गिव यू द बेस्ट आइडिया, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ऑल दोज केसेस। नाउ आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with all. Now we'll see you in the next video. तब तक के लिए take care and bye.